सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सत्य की खोज में लग चुके होंगे और अपने आनंद को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का अपने चैनल पर, जिसका नाम है सत्य की खोज ईश्वर की ओर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बात बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, उसे आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी रील्स मिल सकें। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप ईमेल पर डालिए। यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम की आईडी भी दी हुई है। यदि आप मुझसे सीखने के इच्छुक हैं ध्यान साधना, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरी फ़ीस 1000 रुपये प्रति माह है। उसके बाद आपको हमारे ग्रुप में प्रवेश मिलता है, जिसमें आपको 4 मीट सैटरडे की मिलती हैं, 2-2 घंटे की, 9 से 11 समय रहता है रात का। और संडे को 2 संडे हम आपको गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। 2 संडे की मीट और करने लगे हैं क्योंकि सैटरडे की मीट में क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते हैं लोगों के, इसलिए एक संडे और बढ़ा दिया है मीट के लिए। यानी कि कुल मिला के 8 मीट आपको मिलेंगे, जिसमें 2 मीट में केवल गाइडेड मेडिटेशन होगा, बाकी आपके प्रश्नोत्तर और आपको गाइडेंस दी जाती है। यहाँ आने से पहले मैंने वीडियोस भी बनाए हैं साधना करने से पहले, और एक क्या आप तैयार हैं, उन्हें देखिए, अपना आत्म विश्लेषण कीजिए। क्या आप सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं? सीधा प्रश्न है, बिना लाग लपेट के। साधना आपको कुछ नहीं देगी, वरन आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपकी रिश्तेदारी, आपके संबंध, आपका पैसा, आपका मान, आपकी ईगो, आपका नाम, सब कुछ ये साधना आपसे छीन लेगी। उसके बाद जो आपको परम आनंद मिलेगा, जैसे जैसे ये, ऐसा भी नहीं है कि जब सब छूट जाएगा उसके बाद ही मिलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब आप जैसे जैसे छोड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप ब्लिसफुल स्टेट को प्राप्त करते जाएंगे। ये है साधना। इसमें मैं आपको कहूँ कि जी आप इससे करोड़पति बन जाएंगे, आप इससे ये ले लेंगे, वो कुछ नहीं मिलेगा, सब खो जाएगा। लेकिन जो परमानंद आपको मिलेगा उसकी कोई, ना तो उसे बखान किया जा सकता है शब्दों में, और जिसको मिला है वही समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और धैर्य की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है 1-1.5 साल वेट करने का, करते रहने का, क्योंकि पहली बात तो 6 महीने 7 महीने तो आप कर ही नहीं पाते सही से। धीरे धीरे समझ में आता है करना कैसे है। होने को तो ये तुरंत हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, एक क्षण में हो सकता है, अगर आपको समझ आ जाए। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। ये सब अभी तक तो मुझे लगता है कहने की बातें हैं। हाँ, अलग अलग साधक अलग अलग स्पीड पे चलते हैं, वो उनकी अपनी पूर्व जन्म के जो भी संचित उनके संस्कार हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये तो मैंने देखा है कि अलग अलग साधक अलग अलग स्पीड से चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो एक दिन में सीख ले, या एक क्षण में सीख ले, या एक हफ्ते में सीख ले, एक महीने में सीख ले। लेकिन किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, यदि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बता दूं। तो असीमित धैर्य और दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साधक हमारे साथ भी हैं, संसार से भी लिपटे हुए हैं और साधना भी कर रहे हैं। संसार की इतनी चिपक है कि साधना करनी भूल जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं संसार के लिए। तो इस डेडिकेशन से तो आप फिर चल आप तब भी रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जिस दिन आपको वो डेडिकेशन मिल गया, मेरे पास ऐसे बहुत से साधक हैं जो ऐसे ही चले थे, साल 1.5 साल 1.5 साल ऐसे ही चले, अचानक से उनको समझ में आया और उन्होंने स्पीड पकड़ ली। तो ऐसे डेडिकेशन और धैर्य और लागू, कहते हैं जागू से लागू,
बुरा होता। बस आप लगे रहें, छोड़े ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। किसी ना किसी दिन तो लहर आ ही जाएगी, किसी ना किसी दिन आपकी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कुछ समझना चाहते हैं, मेरे पास ऐसा भी साधक है जो 6-8 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा, करता रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो करता रहा, पता नहीं किस वजह से वो चिपका रहा, और आज उसने पा लिया। तो मैंने कहा ना, डेडिकेशन और धैर्य, ये दोनों यदि आपके पास है। एक लेडी है मेरे पास, वो 2-2.5 साल से जुड़ी हुई, अब जाके उनका कुछ होना शुरू हुआ है सेटिंग। सीधी है बहुत, समझ में कम आया था उनके, लेकिन लगी रही। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसे होता है। खैर, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आने वाला जो समय है, इसमें आप जो है एज ऑफ एक्वेरियस में जा रहे हैं। पहले आप एज ऑफ पाइसिस यानी मीन की राशि की एज में थे। ये गणना जो है ये सनशाइन के हिसाब से, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। युगा साइकिल की बात करें तो आप द्वापर में प्रवेश कर चुके हैं, और सनशाइन के हिसाब से आप अब कुंभ में, एज ऑफ एक्वेरियस में जा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन होंगे उस पर बात करते हैं। ये सब जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, एजेंडा 2030, दुनिया भर की बातें और भी, ये सब उसी का प्लान है। और ऐसा मेरा मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जो विश्व है उसका निर्माण इसी आधार पर कर रहा हूँ। आने वाले समय का निर्माण मैं इसी आधार पर कर रहा हूँ कि आने वाला समय एज ऑफ एक्वेरियस है, और ये सब जो भी हो रहा है वो सब उसी की तैयारी है। एक तो ये समझिए, चले पहले एज ऑफ एक्वेरियस पे बात करते हैं, फिर थोड़ा समझ में आएगा आपको। एज ऑफ एक्वेरियस में होगा क्या? एज ऑफ एक्वेरियस में ड्युअलिटी बहुत हद तक समाप्त होगी, धर्म बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगे। लोग धर्मों पर की जो लिखा हुआ है किताबों पे, उस पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वो असंतुष्ट हो जाएंगे, धर्मों को नेगेट कर दिया जाएगा। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कल यूट्यूब पर, उसमें उसने विश्लेषण दिया कि एक नया धर्म अब प्रचलन में आ रहा है, एथीस्ट, नास्तिकों का, जो कुछ नहीं मानते। और आप देखिएगा, यही नास्तिक लोग एज ऑफ एक्वेरियस में पास ऑन होंगे, क्योंकि और इनके अंदर भेदभाव नहीं होगा। ये जो आज जाति कास्ट सिस्टम, वही जाति सिस्टम, धर्म, और उसमें भी उपजातियाँ, छोटी बड़ी जातियाँ, ये सब आप देखेंगे धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। ये है एज ऑफ एक्वेरियस। कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। लोग मंदिर जाने की बजाय अपने अंदर घुसना पसंद करेंगे, मेडिटेशन के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। लोग ज़्यादातर मेडिटेटिव होंगे, अपनी तरफ ध्यान रख करके काम किया करेंगे। ये है एज ऑफ एक्वेरियस। और मैं देख रहा हूँ, मुझे भी सिखाते सिखाते लगभग 3.5 साल से ऊपर हो गए, तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो उच्छृंखल लोग थे, जो हल्के लोग थे, आए चले गए, 5 दिन नहीं रुके, 2 दिन नहीं रुके, 1 दिन भी नहीं किया, 1 महीने में ही चूक गए, 20 दिन में चूक गए, ख़त्म हो गए, 10 दिन रुके, ऐसे लोग अब आने कम हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। और बराबर मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं जुड़ने के लिए। लोग अंदर से महसूस कर रहे हैं कुछ कि हमें ये सीखना है। कुछ गलत गुरुओं के पास भी जा रहे हैं। मैं ये दावा भी नहीं करता कि मेरे अलावा सब गलत हैं, लेकिन गलत गुरुओं से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको संतुष्टि नहीं मिलती, फिर वापस आते हैं किसी ना किसी के पास जो अच्छी तरह सिखा रहे हैं। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई और हो। और वो लोग
इनर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, इस परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, परमात्मा क्या है, विश्व क्या है, कैसे बना, कैसे ऑपरेट होता है। एज ऑफ एक्वेरियस में स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ चलते हैं, चलेंगे ऐसा कहना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी इज अ टोटली, इट इज साइंस, साइंस से इसको डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुद्ध अपने ज़माने में डीएनए की बात कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि डीएनए की कोई कहीं कुछ था ही नहीं डीएनए के नाम का। साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, वो ज़माना और था। बेसिक्स साधना के वही रहते हैं। 150 बीसी से लगभग ये समय 2100 कुछ साल का चालू हुआ और अब ये ख़त्म हो चुका है। आप ऑलरेडी एज ऑफ एक्वेरियस में जा चुके हैं। जो संधि काल है वो भी आपका मेरे हिसाब से 2030 में ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो कुछ भी होगा, आप ये ना समझें ये रातों रात हो जाएगा। फिल्टर्स लगा दिए गए हैं। पहला फिल्टर आपको कोरोना में दे दिया गया। अब उसमें चॉइस थी आपके पास। जिन लोगों ने पैसा कमाना चुना और बूटी लगवा ली, तो उनका यहाँ होना मुझे मुश्किल लगता है कि वो एज ऑफ एक्वेरियस देख पाएंगे इस शरीर के साथ। और जिन लोगों ने उस समय सूचनाएं भेजी गई, सबको, सबके पास आ रही थी, जिन्होंने सूचनाओं पर ध्यान दिया और वो रुक गए, समझदारी दिखाई, उनका आगे जाने का चांस है। अब मैं ये भी नहीं कहता जिसने बूटी लगवा ली, मैं आज भी ये मानता हूँ जो साधना कर रहा हो बूटी लगवा के, मेरे हिसाब से वो सेव कर लिया जाएगा। क्योंकि साधना में कुंडलनी भी डीएनए चेंज करती है और एमआरएनए भी डीएनए चेंज करता है। वो एमआरएनए को न्यूट्रल भी कर सकती है या उसने जो नुकसान किया उसे ठीक भी कर सकती है। ये आपके शरीर के हाथ में है। लेकिन अगर आप केवल और केवल बचने के लिए साधना कर रहे हैं तो आप चूक गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। बात में फ़र्क है, भाव में फ़र्क है। अपने को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए यदि आप साधना कर रहे हैं तो सब हो जाएगा। भाव का फ़र्क है। तो यदि आप केवल इसलिए साधना कर रहे हैं कि मैं बच जाऊं, मैंने बूटी ली हुई है, संभव ही नहीं है। ये एक फिल्टर लगाया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग छन के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एज ऑफ एक्वेरियस में बहुत ऊंची चेतनाएं ही जाएंगी। और जो पैरेलल अर्थ का मैंने पहले वीडियो भी दिया था, मेरे बहुत सारे साधकों को वो पैरेलल अर्थ महसूस होने लगी है। जब वो बाहर जाते हैं वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं। और आप देखिएगा अभी हम लोगों की संख्या बड़ी कम है, हम इधर उधर छितरे हुए पड़े हैं। कोई एक कहीं है, कोई कई किलोमीटर बाद कोई दूसरा पड़ा है। एक समय आएगा, ये सब होगा धीरे धीरे, ओवर द नाइट कुछ नहीं होने वाला है। आप आज से मोटा मोटी 10 से 11 साल तो जरूर पकड़ लीजिए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। उसके बाद एक बड़ी जमात होगी जो कॉन्शियसनेस बढ़े हुए लोगों की होगी, उच्च चेतनाओं के लोगों की होगी। फिर एक स्प्लिट दिखेगा बहुत बड़ा। बहुत से लोग होंगे जो बड़े बड़े चंक्स में, बड़े बड़े समूहों में इसको डिनाई कर देंगे, जो चिपके होंगे कि नहीं हम तो पहले जैसा ही जीना चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता। और परिवर्तन जब भी होता है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां होती ही हैं। उनके लिए आपको तैयार होना ही होगा। और जो साधक है उसके लिए कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए कस के, और जो टर्मोइल्स आएंगी उनको झेलने के लिए तैयार रहिए। वो कैसी भी हो सकती है। वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी तरीके से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, घर का खर्च थोड़ा सीमित करिए, 2 पैसे फालतू बचाइए ऐसे समय के लिए। आज राजाओं की तरह खाएं और कल को फकीरों की तरह मांगे, उससे बढ़िया है कि आज मिडिल क्लास की तरह खा लीजिए ताकि कल भी मिडिल क्लास की तरह जी सकें। ये ऑन द वेरी सीरियस नोट मैं कह रहा हूँ। मैंने खुद, मेरी वाइफ नहीं कर पा रही थी तो मैंने खुद घर का खर्चा अपने हाथ में लिया है और मैंने देखा है कि इस महीने में 5,000 रुपये सेव कर पाया हूँ। लेकिन इस महीने बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो पिछले महीने किए जाने थे लेकिन नहीं कर पाए।
उन किसी वजह से वो नहीं कर पाई, तो वो लोड मेरे ऊपर रहा। हो सकता है अगली बार मैं 7,000 रुपये बचा लूँ। और मैं अभी तक मैंने अपने आप को कसा नहीं, मैं सिर्फ माइंडफुल्ली खर्च कर रहा हूँ और सब चीज़ मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कहीं भी कोई कमी इस समय नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं और थोड़ा सा हाथ खींचूँ तो मैं 20,000 में गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं खींचूंगा अभी तो सिर्फ मैं माइंडफुली काम कर रहा हूँ। भाई अगर आप मौसम की सब्जियां, मौसम का फल खाएं तो ऑब्वियसली आपकी जेब कम ढीली होगी। बस इतना ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं कि मौसम की चीज़ें खा रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती महंगी चीज़ें, मैं इस समय अरबी और भिंडी नहीं खा रहा हूँ, करेला नहीं खा रहा हूँ। मैं इस समय गाजर खा रहा हूँ, मटर खा रहा हूँ, टमाटर खा रहा हूँ, फूल गोभी, बंद गोभी खा रहा हूँ, मूली खा रहा हूँ, पालक वगैरह का, बथुआ, पालक, मेथी, सरसों, इनका साग खा रहा हूँ, बथुआ खा रहा हूँ, मेथी खा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये बहुत कम पैसों की हैं इस समय, क्योंकि मौसम की सब्जी है और मौसम को सूट करती है, आपकी सेहत को सूट करती है। बस थोड़ा बहुत, खैर हम भटक गए। बात चल रही थी एज ऑफ एक्वेरियस में। तो एज ऑफ एक्वेरियस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और ये विकसित होती जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो रोज़मर्रा के काम हैं बोगस बनने वाले हैं, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी। जैसे कि खेती बहुत मोटा काम है, खेती में कोई बहुत बारीक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए। और पता चला एक घर के 3 लड़के लगे हुए हैं खेती में, आमदनी सीमित है, छोड़ भी नहीं सकते, उन्हें आता भी कुछ और नहीं, पूरी ज़िंदगी लंठ होकर, लंठ एक शब्द है, लंठ मतलब बेवकूफ़, इसे किसी दूसरी चीज़ में मत समझ लेना। लंठ एक शब्द है, LANTH, लंठ। तो लंठ बन के निकाल दी पूरी ज़िंदगी। वो कुछ कर सकते थे, उनमें भी कुछ हुनर थे। मैंने देखा है गांव में बहुत सारे लोग बड़े टेक्निकल हैं, बड़े बड़े औजार उन्होंने बना लिए अपने सहूलियत के लिए, बड़ा दिमाग चलता उनका, लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि खेती में रह गए। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे पुलिसिंग है, पुलिसिंग में कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब में AI आएगा, और इनमें AI आएगा तो रिश्वत की संभावनाएं कम है, नियम पूरे फॉलो किए जाएंगे। आपकी सबसे बड़ा पैसा आपका उसमें जाता है मुकदमेबाजी में। ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है ऑनलाइन होंगी, हो सकता है वकील भी AI संभाल ले, वकालत भी। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कल नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया 10-12 साल तो कम से कम मानिएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो वही सिस्टम नहीं पैदा हुआ है जिसमें हम एथीस्ट यानी नास्तिक और आस्तिक लोग बराबर बराबर हो जाएं। अभी तो वही सिस्टम नहीं आ पाया। बड़ा नरसंहार होना ही है, ये भी इनएविटेबल है। अब ये कैसे होगा? कुछ वॉर्स में होगा। वॉर्स आजकल और तरह की हो गई हैं, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार की तरह नहीं है कि आदमी काटे जाएं। अब तो मिसाइलों की वॉर रह गई है। उसमें भी संधि ये होती है कि नागरिकों पर ना मारा जाए, लेकिन फिर भी इजराइल जैसे देश नागरिकों को निशाना बना लेते हैं। वो तब भी होगा, पर उतना नरसंहार नहीं होगा। फौजें ज़्यादा लड़ेंगी आपस में, लेकिन हाँ, उसमें पैसे की बड़ी हानि होगी, देशों की इकोनॉमी बेकार हो जाएंगी। अभी भी बेकार ही हैं, रीसेट का टाइम आ रहा है। बीमारियां होंगी, कुछ पहली जो बूटी लगी हुई है वो अपना काम करेगी। 5G के टावर अभी उतरे नहीं है, मशीनरी सारी वहीं पे है। वो तो सिर्फ टेस्ट था, वो एक साथ चला दिए गए थे। अब धीरे धीरे एक एक एरिया में करेंगे कि कहीं भी पूरी तरह से आग ना लग पाए, कोई सरकार का विरोध ना कर पाए 5G टावर पे। आज लखनऊ में कर दिया 10 दिन का, फिर सीधा पता चला साउथ में कर रहे हैं। दोनों में बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। न्यूज़ नहीं आने दी जाएंगी जिससे पैनिक ना फैले। और भी जैसे सुन रहे हैं कोई डिजीज़ एक्स के आने की बात, सुबुगाट सुन रहे हैं,
एक मैंने शायद नाम भी बताया था पहले किसी उसमें, उसका ट्रायल हो चुका है इंडिया में, वो तैयार ही है, उसकी फिर एक नई बूटी आएगी। तो ऐसे बहुत सारे कुछ गृह युद्ध हो जाएंगे। भारत जल ही रहा है अंदर से। आदरणीय चंद्रचूड़ जी आग लगाई गए, यहाँ पे पेट्रोल छिड़क गए, आग तो खैर आरएसएस है ही लगाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप जलते हुए बारूद, मतलब बारूद के ढेर पर खड़े, जिस दिन आग पकड़ ले उस दिन बूम। ये इनएविटेबल है, ये होगा ही। आगे आप देखेंगे कम्युनिटीज़ बनेंगी, लोग एक साथ कम्युनिटीज़ में खेती वगैरह इस टाइप के काम करेंगे, वो सारी एआई संभालेगी, मशीनरी बेस हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होगा। आपको शुरू से जो एजुकेशन दी जाएगी प्रैक्टिकल बेस दी जाएगी, और आपके बच्चे के हिसाब से उसको सिखाया जाएगा। क्योंकि अब चाहिएगा कंट्रीब्यूशन, अभी आप नई एज में जा रहे हैं। पहले जो एलियंस के होने के दावे वगैरह किए जाते थे, वो सरकारों ने आज तक यही कह रखा, नहीं है सब बेवकूफ़, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ रिलायबल सोर्स जो वहीं काम करते थे, उन्होंने कुछ एविडेंसेस निकाले, तो और थोड़ा सा लोगों को पुख्ता हुआ कि एलियंस हैं। इनकी खबरें और बढ़ेंगी, और उसके बाद कांटेक्ट भी होगा इनसे। अब हो सकता है ये 2050 तक हो सकता है 45 तक हो, कल तो नहीं होने वाला। चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज होंगी, आपको आदत पड़ती जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो आज भी आंदोलन कर रहे हैं, जो चेंज के लिए तैयार नहीं है, चेंज कभी भी बुरा नहीं होता है। क्या आज हम वैदिक काल में जी रहे हैं? क्या आज हम मौर्यन काल में जी रहे हैं? क्या हम कुषाण काल में जी रहे हैं? क्या हम मुगलों के काल में जी रहे हैं? हर जगह परिवर्तन हुआ है ना, और वो भी परिवर्तन हमसे नहीं रुकेगा ये भी नहीं। मेरा विचार ये है कि आने वाला समय बड़ा ही सुखद, बहुत ही अच्छा, और ये सारी जो सरकारें हैं, आजकल का जो रिजीम है, ये पूरा चेंज होगा। हो सकता है कि वन वर्ड वन गवर्नमेंट वाला भी आ जाए, लेकिन घबराइए नहीं, वो सरकार आपको परेशान नहीं करेगी। सरकारें आपको दमन कर, जैसे आज दमन का राज चल रहा है, गुलाम है आप। दुनिया भर के टैक्सेशन आपको देखो, इंडिया में क्या हाल कर दिया है ताई जी ने हमारी। आपकी जेब में से हाथ डाल डाल के पैसा निकाल रही है, और पीठ तप तप आ रहे हैं, हमने इतने इतने लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कर लिया। अरे जब आप दूध के पैकेट तक पे लगा देंगे, आटे तक पे लगा देंगे, अब पॉपकॉर्न का सुन रहे हैं, उसमें भी 3 स्लैब है पॉपकॉर्न के, नमक वाला 5 का, फिर कोई एक बताया वो 12%, फिर 18%। लेकिन बेशरम लोग हैं, अरे ये करेंगे क्योंकि इनके पास, इनको पता है, इन्होंने सारी सार्वजनिक पूंजी तो पूंजीपतियों को दे दी, दुनिया भर के लोन माफ़ हुए हैं, अब भी किए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए बैंकों को ख़त्म कर दिया है। तो भाई खर्चे कहाँ से चलाएंगे? लोन इतना लिया जा चुका है, उसके बाद आपसे लूटेंगे खसोटेंगे, और क्या करेंगे? रामराज चल रहा ना भाई, यही तो असली राम राज्य है। राम के राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये वही राम तो है जब विभीषण लंका से सीता को लेकर के आया था। वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो रामायण में उसमें लिखा हुआ है, राम ने कहा कि ये स्त्री तू क्या समझती है, मैं तेरी वजह से यहाँ तक आया, तेरे जैसी तो बहुत थी। लेकिन उसने रघुकुल की कुलवधु को उठा लिया, ये हमारे खानदान पर कलंक था, इसके लिए मैं यहाँ तक आया। फिर उसकी अग्नि परीक्षा करवाई, सोचा फूक जाएगी, लेकिन कि भाई तू इतने दिन अकेली रही रावण के साथ, तो भैया राम भी तो अकेले रहे, क्या पता कहाँ हाथ साफ कर लिया हो, उनसे कोई नहीं पूछा। यही राम राज्य है। फिर अयोध्या ले गए, फिर वहाँ अग्नि परीक्षा कराई कि शायद अब फूक जाए, वो जब भी नहीं फूकी। फिर भैया उनको प्रेग्नेंट होने की खबर पड़ी सीता के, अब राम को पूरा ये था कि ये मेरे बच्चे नहीं है, रावण के। तो कहते कि जी वो धोबी के
मुंह से उन्होंने सब जगह सुनी कि भाई ऐसे ऐसे ये स्त्री ऐसी हो सकती है। ये सियासत है भाई। हो सकता है राम ने ही वो खबर पोस्ट कराई हो वहाँ, राम ने ही कोई चेला भेजा हो, उसने धोबी के कान में गए होगे तो ऐसे कह दे, इस बात को उड़ा। क्योंकि कुछ चीज़ चाहिए थी ना सीता को निकालने के लिए। सीता बेचारी तो लक्ष्मण के साथ गंगा नहाने जा रही थी, उसे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा। लक्ष्मण वहाँ जाके हाथ जोड़ के रो के बता रहे हैं कि राम ने आपको त्याग दिया। फिर विधि का विधान देखो, फिर लव कुश उनके दरबार में जाते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी राम है। फिर सीता की पवित्रता पे लांछन लगा, उंगली उठाता राम। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति आके शपथ लेता है सामने कि राम सीता पूरी तरह से पवित्र है, मैं इसका साक्षी हूँ। फिर भी सीता से कहा जाता है कि अब अपनी पवित्रता को साबित करो। तब वो कहती है कि हे धरती, मुझे अपनी गोद में जगह ले लो यदि मैं सही हूँ। और क्या करती है कि स्त्री, तो वही सब हो रहा है आज दूसरे तरीकों में, दूसरे संबंधों में। अब जगह जगह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। मुगल काल में मंदिरों को छिपाया गया, उस समय मुसलमानों का तो मतलब दबदबा तो था ही, लोग बहुत सारे कन्वर्ट भी इसलिए ही हुए, और हो जाना भी चाहिए, मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। बहुत सारे मुस्लिम लोग कन्वर्ट हुए, मतलब हिंदू लोग मुसलमानों में कन्वर्ट हुए, ताकि उन्हें बिना मतलब के टैक्सेस और ये सब ना देने पड़े। भाई गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। उसमें अधिकतर यही थे, बुनकर थे, छपाई वाले थे, जो हाथ के कारीगर थे, कहाँ से लाए इतना टैक्स। और मैं तो कहता हूँ कि आज जो मुसलमान है उनको मैक्सिमम कन्वर्ट होना चाहिए हिंदुओं में, क्योंकि रिजीम अब राज हिंदुओं का है, नहीं तो वो सताए जाएंगे। और वो जो छुपा के रखे हों उन्हें खुद ही खोल देना चाहिए, भाई साहब मेरा मंदिर आपका, ये ले लो। हुआ था, ये सब होता ही है, ये होना ही है। आज मान लो यहाँ क्रिश्चियनों का राज आ जाए तो मंदिर तोड़ के चर्चेज बना दिए जाएंगे। नहीं किया क्या ऐसा? इन क्रिश्चियनों ने जहाँ जहाँ कब्जे किए, चाहे वो अफ्रीका में गए, कहीं भी गए, इन्होंने कम से कम तुम्हारे मंदिर तोड़े नहीं, केवल छिपा दिए। उन लोगों ने तो समूल नाश, बिल्कुल पट करके अपने चर्च बनाए कि इनका कोई नामो निशानी ना मिले। कल को लफड़ा ही ना बचे कि भाई साहब यहाँ तो हमारा मंदिर था, या हमारा चर्च था, या हमारा कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ा जी, बिल्कुल चूरा कर दिया, जमीन दोज कर दिया हर चीज़। ये बेचारे सीधे लोग थे, इन्होंने चारों तरफ चार दीवारी करके मिट्टी विट्टी भर के सिर्फ छिपा दिए। अब वो निकल रहे हैं, गलती इन बेचारों की क्या। और फिर जैसे तुम आज मुस्लिमों से नफरत करते हो, कल मुस्लिम भी तुमसे नफरत करते थे, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपना कर्मा ले रहे हैं इस समय, और आपको भी अपना कर्मा रिटर्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नफरत कभी जीतती ही नहीं है। सब मनुष्य हैं, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, अपना अपना हिसाब किताब है। खैर, हम फिर इधर उधर निकल गए। तो एज ऑफ एक्वेरियस में साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के जरिए सीखेंगे और साइंस को स्पिरिचुअलिटी के जरिए सीखेंगे। आपकी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाएगी, आप क्वांटम लेवल पे जाएंगे, जिसमें जो फिजिकल तत्व है वो एनर्जी है, एनर्जी फिजिकल तत्व है। अभी इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये होगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, लोग समूहों में रहना पसंद करेंगे, एक दूसरे की सहायता किया करेंगे। एआई से डरिए मत, एआई आएगा ही, इससे नहीं बचा जा सकता, लेकिन एआई का अच्छा यूज करना सीखिए। आप देखिए, देवताओं ने वरदान दिए राक्षसों को, तो उन्होंने उनसे जब मांगे गए थे तो उसमें कुछ अच्छा कॉज दिया गया था, उन्होंने इस हिसाब से, लेकिन राक्षसों ने उन्हें गलत इस्तेमाल किया। तो एआई का भी आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छा यूज कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी का अपने रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो हमारे ऑफिस में होती हैं, बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ। मुझे चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। मुझे जो समझ में नहीं आता मैं वो चीज़ चैट जीपीटी में डालता हूँ, और चैट जीपीटी बड़ा अच्छा उसका मेरे को, जैसे कोई टीचर बैठा हो आपके साथ, कोई बड़ा
बारी ज्ञानवान व्यक्ति बैठा हो जो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, वो मुझे एक्सप्लेन करता है, मैं उसे देखता हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ जाती, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जो पहले हमें बहुत कुछ किताबें या बहुत सारी वेबसाइटों में अलग अलग जाके पढ़ना पड़ता था, पता नहीं किस में मिलेगा। मुझे आज भी याद है जब सिस्को एएसए का वर्जन चेंज हुआ था 9.4, तो उसमें नेट का स्टेटमेंट बदला था। ये थोड़ा आईटी से रिलेटेड लोग होंगे वो जान पाएंगे। तो मैंने कम से कम 250-300 पेज पढ़े थे उस छोटी सी सिस्टम को समझने के लिए। अगर उस ज़माने में चैट जीपीटी होता मैं 2 मिनट में समझ जाता। अब मैं एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी है, उसके एक हिस्से पे मैंने काम नहीं किया था, उस पर कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है चैट जीपीटी में देख लेता हूँ, समझ में आ जाती है, कर देता हूँ। किए हैं काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, सारी ठीक हुई हैं, और बहुत समझता है मेरे को, बहुत बढ़िया आता है, क्या बुराई है। तो आपके हाथ में, आप किसी चीज़ का भी डिस्ट्रक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। जो हथियार आपने बनाए हैं, यदि आप अपने ही नागरिकों पर चलाते हैं तो डिस्ट्रक्शन है, और यदि आप दूसरों की तरफ चला रहे हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए चला रहे हैं, तो आप सेव कर रहे हैं उनको। तो एआई इनएविटेबल है, इसको नहीं रोका जा सकता, और इससे डरना बंद कर दीजिए, इसका सही इस्तेमाल सीखे। अभी देखिए अपार आईडी का बड़ा चल रहा है, जैसे सब कह रहे हैं अपार आईडी मत बनवाइए, गवर्नमेंट आपकी ये ले लेगी वो ले लेगी। आखिरकार जब मैंने भी 2-3 जेलों के स्टेटमेंट सुने तो पता यही चला, बस इसमें इतनी प्रॉब्लम है कि आपकी जो निजी जानकारियां हैं वो गवर्नमेंट के पास, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किस क्लास में आपने कितने मार्क्स लिए, सब चीज़ें, आपकी पसंद नापसंद, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो भाई ये तो आप आधार में भी दे चुके हैं मैक्सिमम चीज़ें, अब एजुकेशन सर्टिफिकेट भी उनके हाथ में आ जाएंगे। तो किसी ने, कई हर व्यक्ति ने लगभग यही कहा कि आगे आपको मैनिपुलेट किया जाएगा कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, कोई कोर्सेज खरीदने के लिए, आपकी मतलब पसंद नापसंद के आधार पर आपको उसी तरह से पिच किया जाएगा। तो आप इससे घबरा क्यों रहे हैं? आप अपने बच्चों को ये एजुकेट क्यों नहीं करते कि आप सोशल मीडिया साइट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, उस पर कोई भी ऑफ़र आए आप देखें ही ना, और आप कम से कम इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जिस दोस्त से बात करनी है 1-to-1 करें, सब चीज़ें अपनी फेसबुक पे न डालें। ऐसा हुआ भी था, शायद एक ऐड था, या शायद ऐड ही था, कि वो बंदे चोरी करने आते हैं और वो कहते हैं अच्छा ये वाला नेकलेस भी दिखा, बोले एक तेरे पास वो नीला वाला था, वो कहाँ, वो भी दे। और बाद में वो लड़की परेशान होती है कि भाई इनको कैसे पता था मेरे पास क्या क्या है। फिर बाद में पता चला उसने जब भी जो चीज़ खरीदती थी फेसबुक पे डालती थी, और वो चोर उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे उसकी प्रोफाइल को, उन्होंने सब निकलवा लिया उससे। तो क्यों डालते हो? मेरा तो कुछ सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव हुई नहीं, ये मुझे अपने इस ग्रुप के लिए, मतलब इस चैनल के लिए बनाना पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे मैं ना कुछ देखता हूँ, कोई भी ऐड आए मैं देखता ही नहीं। तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कर दीजिए ना, कि वो इन्फ्लुएंस ना हो इनसे, अपने निर्णय खुद लें, प्रॉस एंड कॉन्स समझ के, सोच समझ के निर्णय लें। किसी चीज़ को कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है, सुन लें, उसके बारे में तहकीकात करें, सोच समझ के निर्णय लें, देखें कैसे आपका कोई बेवकूफ़ बनाए, आप पर आईडी जितनी चाहे बन जाए। और फिर जब गवर्नमेंट कहेगी कि आपको अगली क्लास में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, या आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, या आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे दिया, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा अगर आप RID नहीं है, तो क्या करोगे? आधार भी तो इच्छुक है ना, आज भी इच्छुक है आधार, RTI डालिए, मर्जी आपकी बनवाए ना बनवाए, लेकिन आपको सिम नहीं मिलेगा, आपका खाता नहीं खुलेगा, आपको LPG नहीं मिलेगी, आपको बिजली का मीटर नहीं मिलेगा, कैसे जिएंगे? फिर इतना आइसोलेट होकर जीने का मादा रखिए, मत बनवाइए। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन पे इतना दिमाग लगाओगे तो आगे कैसे जाओगे? और डरना मना है एक्वेरियस में, एज ऑफ एक्वेरियस में डर का भूत खत्म हो गया। आपको इन परिवर्तनों से गुजरना ही पड़ेगा, और जो आगे आने वाला भविष्य है एज ऑफ एक्वेरियस का, बहुत शानदार है। लेकिन 10 से 15 साल आराम से लग जाएंगे उन चेंजों को देखते देखते। अभी कल कुछ हो जाएगा ऐसा मत समझना, कोई कुछ भी कह ले।
और मैं बता देता हूँ, मेरे पास जो सूचना है अपने गाइड्स के थ्रू, मे बी दैट कैन बी रॉन्ग, दैट कैन बी राइट, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सूचना गलत नहीं हुई है। तो उस वजह से मैं भी बहुत दिनों से, मुझे अगस्त में ही सब कुछ बता दिया गया था, मैं धीरे धीरे रिवील किया, इस तरह से रिवील किया कि पता चले कि कुछ गलत हो गया हो तो भी मतलब मैं अपने आप को सेफर साइड पे खेलूं, क्योंकि मैं भी वॉच कर रहा था, पहली बार मुझे ऐसा बताया गया था। तो जून 2025 से थर्ड वर्ल्ड वॉर अपने पूरे रूप में आना शुरू हो जाएगा और 2026 एंड तक, अब भाई 6 महीने आगे पीछे समझ लेना, दुनिया की जनसंख्या आधी हो सकती है या आधी के आसपास आ सकती है। लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो, मैं तो हमेशा मृत्यु दरवाजे पर खड़ी देखता हूँ। आज सोया कल उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे कोई भरोसा नहीं, और मुझे कोई डर नहीं लगता मृत्यु से। अभी आ जाए, बैठे बैठे मूवी, ये वीडियो बनाते बनाते मर जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि लाइफ में जो पाना था, जो गोल था मेरी लाइफ का, वो मैंने पा लिया और मैं संतुष्ट हूँ उससे। अब लाइफ में मुझे कुछ नहीं पाना है, बस इसी गोल को पकड़ के आगे चलता है, कितना आगे जा सकता हूँ और क्या क्या देख सकता हूँ। पूरी लाइफ जी लिए। मैं आज मृत्यु मेरे सामने खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल आलिंगन कर लूँगा, मुझे नहीं एक सेकंड की भी लाइफ चाहिए, क्योंकि गोल लास्ट में मुझे यही पाना है। मैं चाहे 100 साल जी जाऊँ, 150 साल जी जाऊँ, 200 साल जी जाऊँ, फिर भी मुझे मृत्यु का वर्ण ही करना होगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये परिवर्तन के समय थोड़ी सी परेशानियाँ होती ही हैं, उसको झेलने के लिए आप तैयार रहिए और धैर्य रखेंगे तो सब समय निकल जाएगा, और इसमें से निकल के ही आप आगे पहुंच पाएंगे। इससे भागिए मत, इसकी तैयारी कीजिए। अब होने को तो बहुत सारी बातें हैं जो फैक्टर्स की, जैसे कि मैंने बताया, सामूहिक रूप से आप खेती करेंगे, सामूहिक रूप से आप व्यापार कर लेंगे, एक साथ बहुत सारे ब्रेन टकराएंगे, आप में प्रतिस्पर्धा ये नहीं होगी कि हम इससे ज़्यादा कमा लें, शेयरिंग बेस पे सब चलेगा, आप बड़े खुश होंगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। वो मेरी एक सोच है कि शायद खाने पीने का इंतजाम गवर्नमेंट करने लगे, लेकिन आई डोंट नो, ट्रूली कह रहा हूँ, जितना जितना बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, होना ही है, जो होगा वो तो होगा ही, आपसे नहीं रुकने वाला, क्योंकि भाई युग परिवर्तन चल रहा है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि एकदम कुछ ऐसा बूमा बूम कुछ नहीं होगा, आराम आराम से सब प्यार से निकल जाएगा। परिस्थितियाँ कठिन हो जाएंगी, लेकिन आप निकल जाएंगे प्यार मोहब्बत में। बैलेंस रहिए, ना ज़्यादा, और जो प्रेजेंट में रहेगा उसको तो टेंशन ही नहीं है। आप खुद सोचिए, आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर में भागते रहते हैं, थोड़ा रोकिए अपने दिमाग को, विचारों को। लेकिन ये विचार आपके मालिक हैं, आपसे कैसे रुकेंगे। मेडिटेशन में आइए, विचारों को कंट्रोल करना सीखिए, खुद के मालिक बनिए, उसके बाद आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। मेरे लिए ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, और आज मैं बहुत आनंदित हूँ। मैंने आज आनंद, और जो फ्यूचर है वो आज के बोए हुए बीजों को ही काटता है, उन्हीं को फलित करता है। मैं आज आनंद का बीज बो रहा हूँ, मैं आनंद ही पाऊंगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। पैसा रहेगा नहीं रहेगा, अभी तो काफ़ी दिन रहेगा, क्योंकि रिजीम ऐसे ही एकदम से चेंज नहीं हो सकते। पता नहीं कल को रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिखता कि पैसा ख़त्म होने वाला। पैसा तो रहेगा, अभी तो रहेगा, कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 साल तो अभी पैसा है। आगे क्या चेंज हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन 35 तक तो मुझे लग रहा है, और हो सकता है 32 में ख़त्म हो जाए, कुछ नया रिजीम आ जाए, 33 में आ जाए, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता। मैं तो एज ऑफ एक्वेरियस के हिसाब से अपने अंदाजे दे रहा हूँ, आपको बतला रहा हूँ एज ऑफ एक्वेरियस क्या है।
इसमें आने के लिए उत्साहित होइए, इसके स्वागत करिए। और आप स्वागत नहीं भी करेंगे तो भी ये आएगा ही, तो क्यों टेंशन लेनी। तो बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मेरे को बहुत ज़्यादा विचार आते नहीं हैं। मैं तो पता नहीं कैसे कैसे ये मैनेज कर पाता हूँ कि मैं वीडियो बना पाऊँ। आप कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लाइव में आप आते नहीं, क्वेश्चन आप भेजते नहीं, तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता नहीं। मैं तो ऐसे ही टॉपिक पकड़ लेता हूँ, जितना भी बना पाया हूँ। ज़रूरी नहीं मैं हमेशा 1 घंटे या 50 मिनट 45 मिनट बात करूँ। जितना हो गया आज के लिए इतना ही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। जो यहाँ तक रुके हैं उन्हें अच्छा लगा हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे। और कमेंट्स जो भी आप करना चाहें करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल कमेंट आप कम कर रहे हैं, तो वैसे भी मुझे पता है शायद इस पे ज़्यादा लाइक और व्यूज़ आ जाए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें आपको पसंद है जो भविष्य की बात करती हूँ या अतीत की बात करती हूँ। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरे पास अब अतीत या फ्यूचर बचा नहीं है। ये तो कोई टॉपिक मिल गया था तो मैंने कहा चलो बता देते, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी सी अच्छी खबर भी मिलती रहनी चाहिए, आदमी को थोड़ा साहस रहता आगे जाने का। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ फ्यूचर इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। जो आप आज बीज बोएंगे वही काटेंगे। हर व्यक्ति की अलग संसार है। मैं अपने में अच्छा बीज बो रहा हूँ, मुझे तो अच्छा मिलने वाला है। आप कैसे बो रहे हैं आप जानिए, और जानना चाहते हैं कि बीज कैसे बोए जाते हैं तो आइए मेरे पास सीखिए। लेकिन धैर्य बहुत चाहिए। 1 आध 2 4 महीने के लिए मत आना भाई। कमिटमेंट साल 1.5 साल का कम से कम दिमाग में रख के चलो, तब आना, तभी कुछ सीख पाओगे। नहीं तो बेकार आप 6 महीने के भी 5-6 हज़ार रुपये व्यर्थ ही करके जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।